Hello, my dear students, dear 10th class. This is the last topic of this chapter, and after that, we have a very small part of this unit to finish. So, this is the last portion of the chapter number 4, and the topic name is The Strange Case of Britain. As you know, who is Britain, and you already know. We named also called as United Kingdom. We also called as the land of English. Okay, Britannia. So these are the same name used for the England. Okay, but what is the reason behind the strange case of Britain? Let's see. Okay. The strange case of Britain. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन. आप इंग्लैंड को समझते हैं, आप यूनाइटेड किंगडम को समझते हैं, और इसके अलावा ब्रिटेन तो इसका नाम है ही. ठीक, ये सारे वर्ड अगर अपने आप में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि आप वर्ड को पहले क्लियरली समझ लें, उसके बाद उसके अदर एक्सपेक्ट को देखें. तो इंग्लैंड की बात आती है, द प्लेस ऑफ इंग्लिश, द बर्थ ऑफ इंग्लिश. मेनली वो लोग जहाँ पे इंग्लिश पीपल्स रहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पीपल रहते हैं. बट अगर अब यूके के बारे में कहेंगे, ब्रिटेन के बारे में कहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज इसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स का पार्ट भी इंक्लूड होगा बेटा. और ग्रेट ब्रिटेन जो कहते हैं, जी ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, ये तब से यूज़ होता आ रहा है जब से जो क्वीन है इंग्लैंड की, महारानी विक्टोरिया, फिर एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड, और ये जितना भी मॉडर्न टाइम तक आज आप देख रहे हैं. तो टाइम टू टाइम ना ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज किया है. तो अपने एक बहुत बड़े एम्पायर की वजह से उसने अपने आप को ग्रेट वर्ड भी यूज़ किया और यूनाइटेड किंगडम को भी यूज़ किया, क्योंकि किंगडम यानी जो यूनाइटेड है. लेकिन बाद में तो वो बिखर गया, फिर वो ग्रेट ब्रिटेन की बात आई. अब ग्रेट ब्रिटेन ही क्यों? तो ग्रेट ब्रिटेन में आप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें आयरलैंड का पार्ट भी आएगा, इसमें स्कॉटलैंड का पार्ट भी आएगा और वेल्स का पार्ट भी आएगा. तब उसको पूरा मिला के ग्रेट ब्रिटेन यूज़ किया है. तो यूनाइटेड किंगडम अलग एक्सपेक्ट में, ग्रेट ब्रिटेन अलग एक्सपेक्ट में. इन चीज़ों को आपको बहुत माइनरली समझ के चलना है और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. Okay, the model of the nation or the nation state some scholars have argued is Great Britain. कहते हैं कि अगर मॉडल ऑफ नेशन स्टेट की बात की जाए, मॉडल मतलब जो बहुत अच्छा है, जो अपने आप में अपनाने लायक है, मॉडल. ठीक, आप देखते हैं ना, चाहे फीमेल लीड हो या फिर मेल लीड करता हो, मॉडल्स होते हैं, पोज करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं अलग चीज़ों के लिए. तो हम क्यों? क्योंकि वो दिखने में या फिर बोलने में अपने चेहरे के कैरेक्टरिस्टिक से और उस तरह से उनको अच्छा परफॉर्मेंस आता है, तो उनको वो सारी चीज़ों में काम दिया जाता है. तो ऐसे ही जब नेशन स्टेट की बात आती है और हम बात करें कि नेशन स्टेट के तौर पे हम देखें कि किस देश ने अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया, तो हम वो देखते हैं वो केस किसका है, ग्रेट ब्रिटेन का. इसलिए कई स्कॉलर्स कहते हैं, ऐसा नहीं सारे लोग मानते हैं, बट बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि अगर नेशन स्टेट में मॉडल की बात की जाए कि बहुत अच्छा स्टेट नेशन जो बन के रहा, वो ग्रेट ब्रिटेन है. क्यों? उसका रीज़न आपको आगे समझ में आएगा. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट, ब्रिटेन की जब बात हो रही है तो जब नेशन स्टेट बन रहा है और उसके बनने के बाद की जो कहानी है वो कुछ यूं ही अचानक नहीं है. वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन. सडन यानी कुछ अचानक से बहुत बड़ा चेंज आया हो, ऐसा भी नहीं है. बहुत बड़ा रेवोल्यूशन अचानक से आया हो सकता है रेवोल्यूशन, क्योंकि आप जानते हैं रेवोल्यूशन इज़ अ बिग चेंज टू रिफॉर्म मैनी थिंग्स. बदलता है रेवोल्यूशन जब आता है, बट बात यह कि वो सडन नहीं था. इसको होने में ही 100 of years का टाइम लग जाता है, और नॉट 100 years, सम टाइम इट्स 200, 300, 400. आप इंडिया कंटेक्स्ट में ही देख लीजिए. तो ऐसा ही ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में था. ठीक है, ज़रा आगे देखते हैं.
इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। ये बहुत बेटा बड़ी प्रक्रिया थी, एक बड़ी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस रही है, जो बार बार ईयर वाइज ईयर्स और उसमें चीज़ें सामने आई, और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन एक अपने आप में मॉडल स्टेट बनता है। और आप देखेंगे कि उसमें आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सभी शामिल है। इस पूरे टॉपिक का ना एक दूसरा एस्पेक्ट ये है बच्चों, आप ध्यान रखना कि जो स्कॉटलैंड है या आयरलैंड है, आप ध्यान रखना, आप कई बार देखते होंगे आयरलैंड तो सर T20 खेलता अलग कंट्री है, स्कॉटलैंड भी है तो है, बट यहाँ से आप थोड़ी सी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। फिर आपको आज का प्रेजेंट टाइम का मैं बाद में ये टॉपिक फिनिश होने के बाद में आपको ये चीज़ समझाता हूँ। आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपने दोनों ही कंट्री के नेम सुने होंगे, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी तक, 1700 से 1799 तक सच में कोई ग्रेट ब्रिटेन जैसी नेशन थ्योरी नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड नहीं था उस टाइम, मैं कह रहा हूँ ग्रेट ब्रिटेन की थ्योरी नहीं थी। मैंने आपको बताया था ना, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को एक साथ मिला के इंग्लैंड के साथ तब ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वर एथनिक वंस। अब इन चीज़ों को ध्यान रखना में बहुत ज़रूरी होता है। आप लास्ट टाइम बेल्जियम को पढ़ चुके हैं, श्रीलंका को पढ़ चुके हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को पढ़ते हैं, अलग कंट्री में किस तरह से वहाँ की फॉर्मेशन है। तो इंग्लैंड की जब बात होती है तो प्राइमरी आइडेंटिटी के जो लोग थे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो, और जो सबसे पहले काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे एथनिक वंस में? इंग्लिश तो थे ही थे इंग्लैंड में, वेल्स थे, बस इतना आप समझ लीजिए। कल्चर वाइज कभी कभी लैंग्वेज, और कुछ क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, उस बेस पे ये पार्ट अलग था। आप ध्यान रखिएगा इस बात को, कंट्री ही है अपने आप में। स्कॉट और आयरिश, या तो वहाँ स्कॉटिश लोग हैं या फिर आयरिश लोग हैं, जो लैंग्वेज के बेस पे आप बात करेंगे। ठीक, इंग्लिश ही नहीं है, स्कॉटिश भी है, आयरिश भी है। आयरलैंड में आयरिश होगी, सिंपल बात है। ये मेन एथनिक ग्रुप था उस टाइम पे। ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। हमेशा आप देखते हैं कि हर एक ग्रुप की अपनी खुद की कल्चर होती है। आपने श्रीलंका के और बेल्जियम के केस में भी देखा हुआ है, इंडिया में भी देखते हैं, सबका अलग होता है ना स्टूडेंट्स। और पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी अलग अलग था। मतलब आपने कभी महसूस किया है पाकिस्तान में आर्मी को बहुत ज़्यादा ऊपर क्यों रखा जाता है? डेमोक्रेसी वहाँ की हालत ख़राब है। इंडिया में डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना में कम्युनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कहीं कैपिटलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये क्यों है? ये वहाँ के लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग है। वहाँ के लोग जिस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिटिकल सिचुएशंस को पसंद करते हैं, अपने यहाँ वैसी चीज़ें ज़्यादा लाते हैं। आप कभी कभी देखते होंगे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बहुत जगह बीजेपी है, साउथ में बिल्कुल नहीं है, एक स्टेट को छोड़ दें, तो ऐसा क्यों? बहुत सारी चीज़ें, मतलब पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो होते हैं, राजनीतिक जो परंपराएं, वो अलग अलग टाइप की हैं। साउथ में आप देखेंगे सिनेमा का बहुत दखल है, और लोग साउथ के स्टार्स को उसी तरह से वैल्यू देते हैं जैसे रियल लाइफ में देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, नॉर्थ में, इंडिया में, हिंदी बेल्ट में, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। उनको रियल लाइफ में हम स्पेस कम देते हैं। थोड़ा बहुत दिया है, बट जितनी पॉपुलैरिटी साउथ में वो यहाँ नहीं है। और वहाँ पे साउथ में तो बेटा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में आप बात करो ना जब, तो वहाँ पे तो बहुत से सुपरस्टार बाद में राजनीति में आए, चीफ मिनिस्टर बने हैं, स्टेट को चेंज किया है। चाहे आंध्रा की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, तेलंगाना की बात हो, है ना, केरला में भी कई सारे ऐसे फिल्म स्टार्स उसमें हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा देखेंगे तो इनसे ये समझ में आता है कि पॉलिटिकल परंपराएं, चाहे डेमोक्रेसी को लेके हो, सिस्टम को लेके हो, या फिर लोगों की जो अलग अलग थ्योरीज़ हैं पॉलिटिकल को लेके, वो अलग अलग होती हैं। ऐसी स्कॉटिश की और आयरिश लोगों की थी। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रीव इन वेल्थ, बट इन सभी एथनिक जो पहचान है वहाँ के लोगों की, अगर प्राइमरली जो चार हैं उनमें बात करें, तो जो इंग्लिश नेशन है यानी इंग्लैंड की बात करें, स्टेडीली मतलब है बहुत मजबूती से तरक्की कर रहा है, इन वेल्थ, पैसे से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत चल रही है, राज कर रहा है इंपीरियलिज्म। इम्पोर्टेंस एंड पावर, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है और पावर भी बहुत है, उसकी सुनी जाती है, उसके बहुत दखल होते हैं, इंटरफेरेंस होता है, डिसीजंस होते हैं।
इस बेस पे इंग्लिश पावर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उस रीजन में। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। अच्छा, इतना अच्छी ग्रोथ होने के बाद वो इस लायक बन गए, एबल हो गए कि वो एक्सटेंड कर सकें अपने प्रभाव को, मतलब अपना इन्फ्लुएंस वो अदर रीजन पे भी ले जाएं, लाइक वेल्स, स्कॉटिश और आयरलैंड, क्योंकि अदर नेशंस जो आइलैंड कंट्री हैं उन पे उनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब मोदी जी पीएम बने थे तो ऐसे कई स्टेट्स में बीजेपी की पावर आई जहाँ कभी थी नहीं, लाइक हरियाणा, महाराष्ट्र, असम। क्यों? रीज़न बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट, वो इसलिए है क्योंकि अब बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे आई है, तो सबको लगता है कि पूरे इंडिया पे कब्जा होना चाहिए बीजेपी का, चाहे उनके विधायक पूरे हों चाहे ना हों, ज़बरदस्ती खरीद फरोख्त करके कर लो। तो हर कोई अपनी पावर को एक्सटेंड करता है, ये किसी एक के साथ नहीं है, हर कोई करता है, एवरीवन। कुछ लोगों को छोड़ दें तो कुछ लोग हमेशा थोड़े से अपने स्पेस को लेके चलते हैं। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज़ सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ, एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमारे कोर्स में बहुत साल पहले से ना एक चीज़ हटा दी है। 1689 में ना बेटा इंग्लैंड में रेवोल्यूशन हुआ था और उसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक भी खून का कतरा बहे बिना वहाँ से मोनार्क को ख़त्म कर दिया गया था 1688 में, बहुत साल पहले। सोच के देखो, इतना तो फ्रांस में भी नहीं था, फ्रांस से भी 100 साल पहले। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखें, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी उसने पावर सीज्ड कर दिया था मोनार्की से 1688 में, यानी कि डेमोक्रेसी की तरह वहाँ बिहेव प्रॉपरली किया जाने लगा। वो अपने आप में चेंजेस वहाँ बहुत जल्दी ले आए, हाँ, लेकिन पूरी कंट्री पे जो फर्स्ट पर्सन है, जो हेड होगा वो क्वीन होगी, जैसा कि अब भी वहाँ होता है। इसीलिए इंग्लैंड डेमोक्रेटिक तो है बट बेटा रिपब्लिक नहीं है। एट द एंड ऑफ अ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, एक जो वहाँ तनाव हुआ था उसका अंत हुआ था वहाँ पे। मैं रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, 1689 इंग्लैंड रेवोल्यूशन, ओके, वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। तो वहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट का यहाँ मतलब है कि जो वो रेवोल्यूशन हुआ वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की तरह काम आया, उसके बेस पे हमने नेशन स्टेट को आगे बढ़ाया। और जो आगे बढ़ रहा था नेशन स्टेट की थ्योरी में, उसमें सबसे मेन जगह किसकी थी? इंग्लैंड की। और भी थे, वेल्स भी था, स्कॉटलैंड, आयरिश भी थे, ठीक है, बट इंग्लैंड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। आपने जस्ट पीछे पढ़ा था, वेल्दिएस्ट भी था क्योंकि दुनिया पे उसका राज हो रहा था, और वो पॉलिटिकल पावर में भी अपने आप को बहुत बैलेंस करके चल रहे थे, डोमिनेंट थे। फिर आपने देखा कि वो अभी से ही नहीं, 1689 के बाद से ही जो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसको बहुत प्रॉपरली उन्होंने मैनेज किया और सेंटर में आ गए, क्योंकि उनके रोल बहुत ज़्यादा था इंग्लिश पीपल्स का। केम टू बी फोक्ड, वो इस तरह से सामने आए मजबूत उभर के, इंग्लैंड नेशन स्टेट। द एक्ट ऑफ यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ध्यान रखना यहाँ से। एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था? एक ऐसा लॉ आया, एक एक्ट बना। क्या था इसमें? इसमें देखो, नाम ही है एक्ट का यूनियन, यूनियन मतलब एक, यानी अपने आप में किसी को इन्होंने मिला लिया। तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ये हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, ये यूनियन यानी एक करना, किसको? स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ। दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड को मिला लिया 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन से, इसका रिज़ल्ट क्या आया बेटा? कि फॉर्मेशन हो गया किस चीज़ का? यूनाइटेड किंगडम का। पहली बार तब यूनाइटेड किंगडम इस तरह से और बड़ा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब एक्ट ऑफ यूनियन में 1707 में स्कॉटलैंड को उन्होंने अपने मिला लिया अपने आप में, तभी से उसको यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन समझा जाने लगा, ठीक। ये उस टाइम से हुआ 1707 से। इन इफेक्ट द इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस और स्कॉटलैंड। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको दूसरी तरह से ये समझ सकते हैं कि स्कॉटलैंड पे इंग्लैंड अपना पूरा प्रभाव दिखाने लगा था, पॉलिटिकली भी, वेल्दी फॉर्म में भी, हर तरह से। माइट इज़ राइट वाली जो थ्योरी होती है ना, तो दूसरा तो डर के वैसे ही सरेंडर कर देता है, ठीक वैसे ही। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंसफोर डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सिंपल सी बात है कि ना वेल्स के लोग ज़्यादा होंगे, ना स्कॉटलैंड के, ना आयरलैंड के।
अब जब जिस पार्टी के एमपीज़ ज़्यादा हैं, जिस नेशन स्टेट के पास ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है उनका इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा होगा। तो जब पार्लियामेंट की बेटा बात हो रही है ना ब्रिटिश की, तो वहाँ पे डोमिनेंट है इंग्लिश मेंबर्स। ठीक, आगे द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। एक कहावत ये होती है कि जब कोई चीज़ ग्रोथ बढ़ती है एक तरफ से, जैसे ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ रही है, तो स्कॉटलैंड का जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब उनके पॉलिटिकल क्लब्स होंगे बेटा, उनके न्यूज़पेपर्स भी होंगे, पॉलिटिकल थिंकर भी होंगे, वो जिस तरह की डेमोक्रेसी या नेशन स्टेट में बिलीव रखते हैं, उन सबको बाद में सिस्टमेटिकली क्या कर दिया गया बेटा, सप्रेस्ड। सप्रेस्ड का मतलब अनदेखा कर देना और उसको दबा देना। आज भी तो आप देखो इंडिया में किसानों की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, महंगाई की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, जो हमारे पीएम है या ये गवर्नमेंट है, ये सुनती ही नहीं है। वो बस अपने कामों में बिज़ी है, खिलाड़ियों को फ़ोटो खिंचवाने में बिज़ी है, अखबारों में यही फ़ोटो आती हैं कि नीरज चोपड़ा को ये खिला दिया, पीवी सिंधु को ये खिला दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो ख़राब है, लेकिन इसमें अच्छा भी क्या है, क्योंकि जब खिलाड़ियों को ज़रूरत होती है फ़ंड की, पैसे की, तब तो कोई नहीं देता, और जब वो मेडल जीत लाते हैं तो सब फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो उससे ये मैसेज जाता है कि हमारे पीएम खिलाड़ियों की बहुत चिंता करते हैं। तो ये सब फालतू की बातें ही तो हैं। ठीक वैसे ही, यानी कि और चीज़ों को दबा देना, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसा आपने दिया नहीं, सुविधाएँ दी नहीं, वरना खिलाड़ी तो और भी फंडिंग ला सकते हैं। आपकी फंडिंग कहीं और जा रही है, वैक्सीन है नहीं अवेलेबल, बुरी हालात है। इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करना चाहता है, मीडिया भी नहीं, न्यूज़ चैनल नहीं, क्योंकि वो दबा रखा है सिस्टमेटिकली। ठीक है, सिर्फ ये दिखाता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, पावर उसको सिर्फ शो करना। अब एक नया सीन है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशंस। बेटा जो स्कॉटलैंड का रीजन है ना, तो हाईलैंड की बात कर रहा, तो हाईलैंड का मतलब है कि वो इलाके जहाँ पे माउंटेनियस इलाका है और सी लेवल से उस ज़मीन की ऊंचाई ज़्यादा है, यानी कि ऊंचाई पर रहने वाले लोग, पहाड़ी लोग। जैसे इंडिया में नहीं, जो यूपी बिहार में रहते हैं वो इतनी ऊंचाई पर नहीं रहते हैं, लेकिन जो हिमाचल में, उत्तराखंड में है वो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं। तो ठीक वैसे ही बेटा वहाँ पे कैथोलिक हैं, ध्यान रखना आप। एक रीज़न है ऐसा, जो हाईलैंड इलाका है इस तरह से, वहाँ सिर्फ कैथोलिक रहते हैं ज़्यादा। उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र्ड किया है, टेरिबल रिप्रेशन, उन पे बहुत दबाव बनाया गया, उनको बहुत दबा के रखा गया। व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी ये लोग अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते तो इंग्लैंड उस बात को हमेशा दबा देता। इस चीज़ को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। आपने चाइना हांगकांग का सुना है? चाइना हांगकांग और चाइना तिब्बत। चाइना ने तिब्बत को भी कैप्चर कर रखा है और हांगकांग को भी कर रखा है। इसको तो उन्होंने 1955 के लगभग ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। दलाई लामा इंडिया में आए थे, आज तक वो इंडिया में, क्योंकि हमने शरण दी। तिब्बत पूरा चाइना कंट्रोल में चला गया। तिब्बत की जो कैपिटल है लहासा, वो वहाँ तक मेट्रो भी बिछा चुके हैं, सॉरी बुलेट ट्रेन, और वो अरुणाचल तक के पास 30 किलोमीटर दूर तक मेट्रो लाइन बिछा रखी है, रैपिड मेट्रो बुलेट ट्रेन। अब हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग में तो अभी साल 2 साल से ही पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, वहाँ डेमोक्रेसी फिनिश कर दी चाइना ने। हांगकांग के लोगों की आवाज़ है वो बिल्कुल बंद कर दी, हर तरह से एक्ट ले आए, हर चीज़, मतलब क्योंकि इन सभी आसपास के रीजन्स में चाइना ज़्यादा पावरफुल है। हांगकांग, मकाओ, तिब्बत, ताइवान पे भी अपना हक जताता है चाइना, साउथ चाइना से। ये सब क्या है? ये कुछ वैसा ही आप महसूस करेंगे जैसे इंग्लैंड का केस है, बट पूरी तरह से नहीं। मैं सप्रेशन और रिप्रेशन की बात कर रहा हूँ तो आप समझेंगे कि ये कुछ सेम है, एक जैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्कॉटिश हाईलैंड्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। मैंने आपको बताया था ना, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। अब स्कॉटलैंड में, हाईलैंड में गैलिक लैंग्वेज बोली जाती है बेटा, कैथोलिक बोलते हैं, उसको वहाँ से छोड़ दिया गया, उसको बुरे हाल में छोड़ दिया। ये ठीक वैसे ही, अगर आपको याद हो 1848 का लिबरेशन मूवमेंट आप पढ़ रहे थे पोलैंड में, वहाँ रशियंस ने रशियन लैंग्वेज को थोप दिया था, ठीक वैसे ही। और वियर देयर नेशनल ड्रेस, उनके जो खुद के पहनावे थे उनको ख़त्म कर दिया गया। सबके पहनावे अलग होते हैं बेटा, इंडिया में देख लो आप, महाराष्ट्र में जाओ, गुजरात में जाओ,
आंध्रा में जाओ, तमिलनाडु में कुछ सेम जैसा मिलेगा, कश्मीर में चले जाओ, आसाम में चले जाओ, राजस्थान में डिफरेंट है ना, तो उनको पहनने से मना कर दिया जाए जैसे आपको कर दिया जाए, ऐसे वहाँ किया गया। एंड लार्ज नंबर ऑफ वर फोर्सली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, और बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती खींच के अपने घर से बाहर हटा के निकाल दिया गया। ये एक्ट ऑफ यूनियन में हो रहा है बेटा, स्कॉटलैंड में, ठीक है। आगे देखते हैं। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। अब ऐसी कहानी आयरलैंड की है, बहुत ईजी है। यहाँ भी रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का ही चक्कर है, ठीक है। तो इंग्लैंड पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट है, तो वो आयरलैंड के प्रोटेस्ट लोगों को भड़का देता है। तो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो इंग्लैंड में मिलना चाहते हैं, बट जो कैथोलिक हैं वो नहीं मिलना चाहते हैं। यानी कंट्री के अंदर ही दो तरह से डिवाइडेशन कर दो। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब ये कंट्री बहुत बुरी तरीके से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड है, ठीक है। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। अब उस कंट्री में कैथोलिक ज़्यादा है, ध्यान रखना आप। लेकिन जो इंग्लैंड है वो हेल्प कर रहा है प्रोटेस्टेंट को, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड खुद प्रोटेस्टेंट है, कि वो लोग ना अपनी पॉलिटिकल पावर को स्टैब्लिश कर लें पूरे आयरलैंड पे, कैथोलिक लोगों पे, ये कह के। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। कैथोलिक जब भी डोमिनेंट होके इंग्लैंड ब्रिटेन के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ बेटा कुछ करते, रिवोल्ट करते, उनको दबा दिया जाता। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फटन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, ये आ सकता है, ये 1 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है कि आयरलैंड की तरफ से वो कौन पर्सन थे जो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, तो इसका नाम आएगा वुल्फटन का। दूसरा यूनाइटेड आयरिशमैन, जो सारे लोग एक साथ होके जा रहे हैं। आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम 1801, और एट लास्ट में अगले 3 साल में, जब 1798 में वो चीज़ हुई, तो 1801 में अगले 3 साल में आयरलैंड को फोर्सफुली, बहुत ताकत के दम पे ज़बरदस्ती मिला लिया गया, किसमें? यूनाइटेड किंगडम में। जो पहले यूनाइटेड किंगडम 1707 में सिर्फ स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बना था, अब 1801 में आते आते लगभग कुछ 93 ईयर्स के गैप में लगभग अब वो आयरलैंड को भी उन्होंने अपने अंदर मिला लिया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोक्ड। अब एक नया ब्रिटिश नेशन इमरजेंस में आया, सामने उभर के आया, थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और उसमें जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो किस चीज़ का फैलाया गया? कि हर जगह इंग्लिश लोग हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, कोई गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलता, कोई कैथोलिक वैथोलिक नहीं है, प्रोटेस्टेंट ही सब जगह हैं, ये वाली थ्योरी। ये तो इंडिया में भी कई बार ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। द सिम्बल्स ऑफ न्यू, ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है बेटा, कि वो जो न्यू ब्रिटिश नेशन फोक्ड आया है तो उसके क्या मेजर्स और उन्होंने क्या कहते हैं सिम्बल्स को अटैच किया अपने साथ, तो वो क्या क्या था? सिंबल आया था न्यू ब्रिटिश नेशन का, क्या था? द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। यही यूनियन जैक वो था बेटा जो इंडिया में भी आपने कई बार देखा होगा, क्रॉस स्टेट्स में होता था। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से होता था, अगर आपने कभी देखा हो, ऐसे 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 आपने देखा होगा ये, ठीक है। ये यूनियन जैक होता था बेटा, ठीक। तो वो चीज़ है। और इंग्लैंड का एक और झंडा जो आपने देखा होगा, वाइट कलर का पूरा फ्लैग है और रेड कलर से इस तरह से बीच में पट्टी बनी होगी, वो इंग्लैंड का है। और ये यूनियन जैक है ब्रिटेन के लिए। नेशनल एंथम आया, गॉड सेव अवर नोबल्स किंग। नया फ्लैग, नया नेशनल एंथम। इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट किया गया, उनको एक्टिवली प्रमोट किया गया, चाहे कोई अदर लैंग्वेज बोली जाती हो चाहे ना बोली जाती हो। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन द यूनियन। और जो यूनियन है, ग्रेट ब्रिटेन है, उसमें जो ओल्डर नेशंस हैं, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, बेटा वो सबऑर्डिनेट पार्टनर की तरह, यानी कि सिर्फ हमसे नीचे रह के हमारे पार्टनर की तरह बिहेव करोगे, पावरफुल आप नहीं होंगे, सिर्फ पार्टनर की तरह होंगे। उनकी ये हालत हो गई थी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो ये ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस था बेटा, और ये चैप्टर ऊपर फिनिश हुआ है। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑन टुमारो। बहुत ही शानदार चैप्टर है बेटा, विजुअलाइजिंग द नेशन। बहुत ही शानदार और बहुत प्यारा चैप्टर है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपको अब तक पता नहीं था, और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। ये था एक्ट ऑफ यूनियन और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन।
आप आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।